गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग चौथा अध्याय जनन स्वास्थ्य पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि जनन स्वास्थ्य की क्या समस्याएं हैं और क्या उनके लिए क्या कार्यनीतियां बनाई गई हैं, किस किस प्रकार की समस्याएं जो हैं वो आती हैं जनन से संबंधित, वो सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने आपको नोट्स दे दिए थे, तो उस नोट्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने नोट्स बनाएंगे और जो अब मैं वीडियो आपको भेज रही हूँ उस वीडियो से उस चैप्टर को समझने की कोशिश भी करिए। तो बच्चों, यहाँ पर पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह से मानव में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की क्या संरचना है, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, इन सब के विषय में हमने पढ़ा। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी कार्यनीतियाँ जो हैं वो भारत की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, एक कार्यक्रम है जिसको परिवार नियोजन पहले कहा जाता था और अब जो है उसका नाम परिवार कल्याण हो गया है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत में ही 1951 में की गई थी। तो और इसमें क्या किया जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत जो जनन से संबंधित समस्याएं हैं उनमें हम और उनको कैसे पहले तो उनके समस्याओं को हम जानें, फिर उनका कैसे हम निराकरण कर सकते हैं और कौन सी हम नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि जनन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उसका निदान हो सके। तो और इसके लिए आपने देखा होगा टीवी पे या रेडियो पर आपने सुना होगा कि कई तरह के सामग्रियां ऐसी होती हैं जो सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन के द्वारा जागरूकता पैदा करने के लिए भेजी जाती हैं, दिखाई जाती हैं, प्रसारित की जाती हैं। तो इसी तरह से विद्यालय में भी आपके जो है यौन शिक्षा से संबंधित बहुत सी वर्कशॉप्स चलती रहती हैं। कुछ ना कुछ आपको किसी न किसी माध्यम से संस्थाएं आकर आपको इसके विषय में बताया करती हैं। तो ये सब एक तरह से माध्यम है जो कि जागरूकता यौन या जनन से संबंधित समस्याओं में जागरूकता फैलाने के लिए की जाती हैं। अब इसमें कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि यौन क्रियाएं क्या हैं, फिर यौन संचारित रोग क्या हैं, एड्स के विषय में जानकारी होनी चाहिए और किस आयु वर्ग में आप जो हैं प्रजनन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं और स्वस्थ भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको शिक्षित करना, कौन सी विवाह योग्य आयु है, ये सब, और किस तरह से हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें ही हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए आप देखते हुए चलिए कि क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। कुछ ऐसे समस्याएं हैं जनन से संबंधित जैसे सगर्भता, है ना, यानी कि सगर्भता का मतलब प्रेगनेंसी, जब गर्भ होता है किसी भी स्त्री को और प्रसव, ये सब आप पढ़ चुके हैं। प्रसव का मतलब जब शिशु का जन्म होता है। फिर यौन संचारित रोग, यानी कि यौन क्रियाओं के द्वारा जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं वो यौन संचारित रोग हैं। फिर गर्भपात क्या है, मीन्स कि अगर गर्भ है और उसको जो है वो किसी भी कारण से वो नष्ट हो जाता है तो उसको हम गर्भपात कहते हैं। फिर गर्भ निरोधक उपाय क्या हैं, मीन्स कि हम किन किन विधियों से गर्भ ठहरने से रोक सकते हैं। ऋतुस्राव, या आप ये इसको आर्तव चक्र मैंने आपको पढ़ाया था जिसे मासिक धर्म कहते हैं, इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं। फिर है बंध्यता। बंध्यता का मतलब जब कोई स्त्री या पुरुष जो है वो प्रजनन करने में अक्षम होता है, मीन्स नहीं कर सकता, तो उसको हम बंध्यता या बांझपन कहते हैं। तो इसके बारे में ये सब पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे।
फिर जैसे आपने सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये स्लोगन दिया जाता है। तो बेटी बचाओ यानी कि जो मादा भ्रूण है उसकी हत्या को गैर कानूनी बताया जाता है कि इस तरह से आप जो है उस पर कैसे उस पर रोक लगा सकते हैं। और उसको रोकने के लिए जो है उल्व वेदन, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है उल्व वेदन, है ना, एमनियोसेंटेसिस जिसको कहते हैं, इसकी जांच के द्वारा, जैसे कि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तो उसके लिंग की पहचान करना जो है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, ये जो है बहुत ही आपराधिक है, जिसको कि नहीं करना चाहिए। शिशु का लिंग जानना जन्म से पहले ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जिसके द्वारा कि गर्भ नहीं ठहरता है ना। तो और सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में ही सबसे पहले हुई, है ना, लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान यानी CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। फिर उसके बाद हम लोग बच्चों देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। अब जनसंख्या विस्फोट तो आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह से कि देश की आबादी, हमारे देश की आबादी इस समय लगभग 130 अरब है ना, 1 अरब 30 करोड़ हमारे देश में 1 अरब 30 करोड़ की जनता है। तो ये जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ना। तो इसमें जो है क्या इसका कारण क्या है कि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट हुई है, मृत्यु दर कम हुई है ना। और इसी तरह से मृत्यु दर किसकी कम हुई है, माता की भी और शिशु की भी। तो इस तरह से और जनन आयु जो है वो बढ़ गई है, जिसके कारण अधिक से अधिक शिशुओं का जन्म होता है और जनसंख्या वृद्धि होती जाती है। फिर इसके बाद है, तो अब हम पहले देख लेते हैं कि और इसी के लिए बच्चों विवाह की एक जो वैधानिक आयु, मतलब जो एक कानूनन आयु जो एक घोषित की गई है, जो निर्धारित की गई है स्त्री के लिए, वो है 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष निश्चित की गई है। तो और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे परिवार के लिए भी बार बार स्लोगन आदि आप लोगों ने सुने होंगे कि हम दो हमारे दो, है ना, यानी कि 2 से अधिक संतानें जो हैं नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी वो विधियां हैं जिसके द्वारा हम गर्भ निरोधक उपाय अपना सकते हैं और जनसंख्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको यहाँ पर कुछ प्राकृतिक विधियाँ भी दी गई। मैंने आपको नोट्स में भी ये सब कुछ दिया हुआ था और यहाँ पर भी मैं आपको चैप्टर में बता दे रही हूँ कि इसमें जो प्राकृतिक विधियाँ हैं, तो इसमें आप प्राकृतिक विधि क्या है कि जो निषेचन की क्रिया को रोकना ही हमारा जो है जो मुख्य उद्देश्य होता है जनसंख्या नियंत्रण में। तो इसलिए जो है जब मासिक चक्र का 10वें से 17वें दिन ये जो अवधि होती है, इस ही पीरियड में क्या होता है कि अंड जो है वो निकलता है, जिसको हम कहते हैं अंडोत्सर्ग, है ना। तो अगर इस अवधि के दौरान कोई भी शुक्राणु उसको निषेचित नहीं करता है ना, तो जो है गर्भ नहीं ठहरता है। तो इसलिए इस समय ही जो है सहवास के दौरान, सहवास तभी करना चाहिए जब ये मासिक के ये दिन हों, है ना, इन्हें हम सुरक्षित दिन कहते हैं। इसके बाद है कि आपको मैंने एक नोट्स में भी ये वर्ड आपने देखा होगा, स्तनपान अनार्तव या लैक्टेशनल एमेनोरिया, है ना। इस विधि के द्वारा भी जो है जब तक शिशु को माता जो है वो स्तनपान या दुग्धपान कराती है, तब तक भी जो है अंडोत्सर्ग नहीं होता, यानी मासिक चक्र शुरू नहीं होता। तो इस दौरान भी गर्भ ठहरने का कोई भी चांस नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बहुत से ऐसे जैसे आपने सुना होगा कॉपर टी, है ना, ये सब उपाय होते हैं जिनके द्वारा, या फिर गर्भ निरोधक गोलियां खाने से भी गर्भ नहीं ठहरता है। तो बच्चों ये सब जो हैं गर्भ निरोधक उपाय हैं। और इसके बाद आपको मैं एक पॉइंट यहाँ पर बता रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, और इस वर्ष भी ये प्रश्न आया था कि जिसमें हम देखते हैं शल्य क्रिया, जैसे यहाँ पे आप देखिए शल्य क्रिया विधियाँ जिन्हें हम बंध्यकरण भी कहते हैं, है ना। तो ये जो है जिन्हें आगे कोई गर्भावस्था, जैसे जिसके 2 बच्चे हो चुके हैं और उसे आगे अब और बच्चे नहीं चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ऑपरेशन के द्वारा यानी सर्जरी के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा अपना बंध्यकरण करा लेते हैं। मीन्स कि अब ऐसा उनमें शल्य क्रिया की जाती है जिसके द्वारा ना तो अंड जो है वो उत्सर्ग हो पाता है, और इसी प्रकार से शुक्राणु नर के केस में भी होता है। तो वही मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। इसको बच्चों बहुत आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी जाता है ना। तो बंध्याकरण की प्रक्रिया जब हम पुरुषों में करते हैं तो उसको हम कहते हैं वैसेक्टॉमी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना शुक्रवाहिनी, है ना, एक जब नर जनन तंत्र आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था उसके अंगों के विषय में। तो वहाँ पर एक अंग था शुक्रवाहिनी, है ना, जो वृषण से शुक्र का निर्माण होता है। तो वो शुक्रवाहिनी के द्वारा जो है वो शुक्राशय में इकट्ठा होता है। तो क्या किया जाता है कि जिसको जो है पुरुषों में जब बंध्यकरण करते हैं तो जो शुक्रवाहिनी नलिका है उसी को जो है कट कर देते हैं, है ना, या उसको बंद कर देते हैं, जिसके द्वारा शुक्राणु जो है वो शुक्राशय में नहीं पहुंच पाता है। तो इसको हम कहते हैं वैसेक्टॉमी। बच्चों ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसेक्टॉमी जो है वो पुरुषों में किया जाने वाला बंध्यकरण है। और इसी तरह से महिलाओं में जो आपको मैंने बताया था फैलोपियन ट्यूब बताया था ना, तो फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, जो कि जब अंडाशय से अंड का निर्माण होता है तो वो फिर आगे फैलोपियन ट्यूब में अंड आता है, उत्सर्ग होता है। तो अंडाशय से वो फैलोपियन ट्यूब, या उसको डिंब वाहिनी भी कहते हैं, तो उसमें आकर वहीं पर निषेचन होता है। तो अगर हम उस फैलोपियन ट्यूब को ही बंद कर दें तो उसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, है ना, जिसका ये हिंदी में इसको कहते हैं नलिका उच्छेदन, या इंग्लिश में इसका नाम है ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, ट्यूब जो होती है फैलोपियन ट्यूब, इस तरह से याद करिएगा, फैलोपियन ट्यूब को जब बंद कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। एक्टॉमी का मतलब होता है कट करना। ठीक है, तो इस तरह इसी को हम हिंदी में नसबंदी के रूप में जानते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको शुक्र दिखाया गया है, देखो किस तरह से ये जो शुक्रवाहिनी है ना, ये देखिए, ये जो है यहीं से निकलता है ये अंडा शुक्राणु, और ये यहाँ पर होकर यहाँ आता है। तो यहाँ से ही अगर हम इसको कट कर दें ऐसे, यहाँ से दोनों तरह से, तो क्या होगा, इसमें बनेगा। तो क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि शुक्राणु का निर्माण 80 वर्ष की उम्र तक होता है, तो वो बनते तो हैं ही, परंतु अगर वो शुक्रवाहिनी से होकर शुक्राशय में आएंगे ही नहीं, बाहर स्खलित ही नहीं होंगे, तो वो जो हैं जनन के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो इस तरह से इसको कहते हैं वैसेक्टॉमी। और इसी तरह से बच्चों देखो यहाँ पर ये अंडाशय है ये, और इस अंडाशय से ये निकली हुई फैलोपियन ट्यूब है। तो यहीं से अगर हम इस ट्यूब को कट कर देते हैं तो ये आगे गर्भाशय में अंड जा ही नहीं सकता, फैलोपियन ट्यूब में ही जो है वो वहीं पर अंड रह जाएगा और उसको निषेचित नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा बंध्यकरण। बच्चों इस बंध्यकरण पे भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी कि गर्भावस्था का किस तरह से जब आप बलपूर्वक उसको समाप्त करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या गर्भपात। जब गर्भपात अपने नेचुरल तरीके से ना होकर उसको कराया जाता है तो उसको कहते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो ये जो है
लेकिन ये जो है जनसंख्या को घटाने में जो है इसकी भूमिका तो है, परंतु इसका उद्देश्य जो है वो जनसंख्या को घटाना नहीं है ना। ये है तो गैर कानूनी, इसको जो है आपराधिक श्रेणी में भी रखा गया है। तो ये चिकित्सीय सगर्भता का समापन करना क्यों आवश्यक है? तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर जो है वो तब होता है, ऐसे मिल सकता है कि जब अनचाही सगर्भता हो, है ना। यानी कि जब किसी को गर्भ नहीं चाहिए और फिर भी वो गर्भ है उसको, तो वो उसको जो है समाप्त करना चाहता है। तो इस तरह से ये जो है इसलिए आवश्यक है, परंतु इसमें अगर लापरवाही की जाती है तो ये जो है जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। तो सगर्भता की जो पहली तिमाही होती है, यानी गर्भावस्था की पहली तिमाही यानी पहले के 3 महीने जो होते हैं, उसमें जो है 12 सप्ताह तक की अवधि में जो कराया जाता है समापन गर्भ का, उसको वो ही सबसे सुरक्षित माना जाता है। और उसके बाद अगर हम करते हैं तीसरे मंथ के बाद, तो वो जो है हानिकारक होता है। फिर अब बच्चों हम लोग आते हैं यौन संचारित रोग पर।